Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 22nd December 2022. Let's begin today's class for upcoming nursing recruitment exams. First question is type of illness characterized by short duration is. आपको उस प्रकार की इलनेस को सेलेक्ट करना है जो कि कम ड्यूरेशन की होती है या थोड़े समय में देखने को मिल जाती है। एक्यूट, क्रॉनिक, मेजर, माइनर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज कंडीशन का मतलब होता है ऐसी कोई भी डिजीज कंडीशन जो कि अचानक होती हो, कम ड्यूरेशन में हो जाती हो। एक्यूट शब्द को याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं अचानक, यानी कि ऐसी कोई भी डिजीज कंडीशन जो कि अचानक डेवलप हो जाए या थोड़े समय के लिए हो उसे आप एक्यूट कंडीशन या एक्यूट इलनेस कहेंगे। जबकि इसके ऑपोजिट होता है क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस का मतलब होता है ऐसा कोई भी डिजीज जो कि धीरे धीरे करके डेवलप होता है और लंबे समय तक व्यक्ति को प्रभावित करता है। ये एक्यूट और क्रॉनिक में बेसिक सा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आईसीयू you treat all patients fairly and equally. This is an example of. आप अपनी आईसीयू ड्यूटी के दौरान सभी पेशेंट्स को उनकी आवश्यकता अनुसार समान ट्रीटमेंट देते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी पेशेंट के साथ भेदभाव नहीं करते। ये कौन सा प्रिंसिपल कहलाता है, ये आपको बताना है। ये जस्टिस है, फिडेलिटी है, विरासिटी है, रेस्पेक्ट है। ये बेसिक से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही सिंपल हैं। एक बार इन्हें समझने के बाद होपफुली आप कभी नहीं भूलेंगे। वन बाय वन सभी ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फाइनली फिर आंसर जानेंगे। रेस्पेक्ट का सिंपल मीनिंग होता है किसी को भी सम्मान देना, और अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझा जाए तो दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना। एक्नॉलेज राइट्स ऑफ अदर, दूसरे के अधिकारों की रक्षा करना रेस्पेक्ट माना जाएगा प्रोफेशनल टर्म्स के अंदर। पेशेंट का अधिकार है कि उसे पता हो कि उसे कौन सी डिजीज कंडीशन है और इसके लिए उसे क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये सभी के बारे में उसे जानने का अधिकार है। और एज अ नर्स उसके पूछने पर हमें उसे बताना चाहिए। अगर आप उसके सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो एक तरह से आप उसे रेस्पेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द वन थिंग। इसके बाद ऑप्शन सी के अंदर जो टर्म दी गई है विरासिटी, इसे प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका मतलब होता है सच बोलना। आप इसे लिख लीजिएगा, टेलिंग द ट्रुथ, यानी कि जो बात सही है, सच है, उसे ही आपको बोलना है। पेशेंट को झूठी बात नहीं करना है, गलत आश्वासन नहीं देना है। पेशेंट को कैंसर है और वो लास्ट स्टेज के अंदर है, उसकी डेथ होना निश्चित है, तो आप उसे कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप मुझसे इलाज लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। ये चीज गलत है, फॉल्स है। विरासिटी प्रिंसिपल को आपको हमेशा इस्तेमाल करना है क्योंकि विरासिटी का मतलब होता है सच बोलना, टेलिंग द ट्रुथ। इसके बाद ऑप्शन बी के अंदर जो टर्म दी गई है फिडेलिटी, फिडेलिटी शब्द का मतलब होता है की प्रॉमिस एंड कमिटमेंट्स। आपने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो फिर आप उसे बदलेंगे नहीं, यानी आपने किसी से जब कोई प्रॉमिस कर दिया है तो आप उसे तोड़ेंगे नहीं, हमेशा अपने प्रॉमिस पर बरकरार रहना फिडेलिटी टर्म कहलाता है। आपने पेशेंट से कहा कि आपने आपकी जो एक्सरसाइज है उसे रेगुलरली फॉलो किया, तो फाइनली हम आपको
ये इनाम देंगे, तो आपको वो इनाम देना है, अपने प्रॉमिस पर कायम रहना है, ताकि जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके और क्लाइंट को प्रॉपर केयर मिल सके। फाइनली इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। जस्टिस का मतलब होता है साधारण शब्दों के अंदर न्याय, यानी कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना, पर्सन की पर्सनैलिटी हो, उसकी रेपुटेशन हो या किसी के बिहाव पर भी भेदभाव नहीं करना। पेशेंट आपके पास जब है तो वो सिर्फ पेशेंट है, उसे जितनी केयर की आवश्यकता है आपको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उसे प्रॉपर केयर देनी है। ये चीज जस्टिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन आर। प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट किसे माना जाता है? प्रोटीन की, या यूं कहें कि प्रोटीन का निर्माण किन सब्सटेंसेस से मिलकर होता है? ग्लिसरॉल से, एमिनो एसिड से, ग्लूकोज से, विटामिन से। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। एमिनो एसिड्स आपस में जुड़कर प्रोटीन मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, और प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल कंपोनेंट माना गया है। 1 ग्राम प्रोटीन के इस्तेमाल से आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल आर मिनरल्स एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन मिनरल का एग्जाम्पल नहीं है? आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, नियासिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नियासिन। यहाँ पर नियासिन शब्द जो दिया गया है वो विटामिन बी 3 का दूसरा नाम है, यानी विटामिन बी 3 को ही हम नियासिन के रूप में जानते हैं। इसके अलावा आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन ये सभी मिनरल्स हैं जो कि हमारे भोजन में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन अगर इनकी पर्याप्त मात्रा ना मिले तो इससे हमारे शरीर में कुछ एबनॉर्मलिटीज जनरेट हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर प्रॉपर आयरन हम नहीं लेते हैं, जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें मिलता है, तो इससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, जिससे साधारण भाषा में आप खून की कमी कहते हैं। आयोडीन की कमी होने पर गोइटर जैसी कंडीशंस हो सकती हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोरीन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो तो इससे हमारे बोन्स और टीथ प्रभावित हो सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी से जो कंडीशन होती है उसके बारे में कई बार पूछा गया है। याद रखिएगा, अगर पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी 3 नहीं लिया जाए तो इसकी कमी से होने वाली डिजीज कंडीशन को हम पेलेग्रा डिजीज कंडीशन के रूप में जानते हैं। और इस पेलेग्रा के अंदर 4D साइंस आपको देखने को मिलते हैं। 4D साइंस देखने को मिलते हैं। अब ये 4D साइन क्या है? सबसे पहले फर्स्ट डी का मतलब होता है डर्मेटाइटिस, यानी कि इसकी कमी से स्किन डिजीजेस होने लगेंगे, इचिंग वगैरह जैसी कंडीशन होने लगेगी। उसके बाद में आएगा डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है मेमोरी में कमी होना। उसके बाद डायरिया जैसी कंडीशन भी यहाँ देखने को मिल सकती है। और फाइनली अगर इन तीनों कंडीशंस की लगातार प्रेजेंस रहती है तो पर्सन की डेथ तक हो सकती है। तो याद रखिएगा, विटामिन बी 3 को हम नियासिन के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी होने पर पेलेग्रा नामक डिजीज हो सकता है, और पेलेग्रा के अंदर 4D साइंस प्रेजेंस होते हैं
जिसमें डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया और डेथ को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्नोशिया इज, एग्नोशिया का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए, इनएबिलिटी टू स्पीक क्लियरली, साफ नहीं बोल पाना। ऑप्शन बी, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट करेक्टली, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को सही तरीके से पहचान नहीं पाना। ऑप्शन सी, इनएबिलिटी टू डू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन गणना नहीं कर पाना। ऑप्शन डी, इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ साउंड, किस जगह से साउंड आ रहा है उसे पता नहीं कर पाना। प्रीवियस एग्जाम में इस टर्म को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। एग्नोशिया शब्द का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी फैमिलियर ऑब्जेक्ट, फेस, वॉइस या प्लेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो ये कंडीशन एग्नोशिया है। यानी कि मान लीजिए आपने किसी चीज को पहले देखा है, आप उसके बारे में जानते हैं, या किसी व्यक्ति से आप पहले मिले हैं, उसे जानते हैं, उसे पहचानते हैं, किसी आवाज को आपने सुन रखा है, उसे जानते हैं, या किसी जगह घूमने आप पहले जा चुके हैं, और फिर जब आप जाएं उस जगह पर, या उस आवाज को सुने, या उस व्यक्ति को मिलें, या उस चीज को देखें, तो अगर आप उसे नहीं पहचान पाते हैं तो ये कंडीशन एग्नोशिया कहलाती है। यानी फैमिलियर ऑब्जेक्ट, फेसेस, वॉइस या प्लेस को नहीं पहचान पाना एग्नोशिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे इज अ, टुडे क्या है ये आपको बताना है। इट इज अ ड्रग, वैक्सीन, टाइप ऑफ एंटीबॉडी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। Important question for upcoming Rajasthan CHO exam. The right answer is option 4. It is a contraceptive method. Today एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, यानी कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है। सिंपली चाहे तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में, इट इज अ बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट। जिस प्रकार से आप बैरियर मेथड के रूप में कॉन्डम्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से टुडे भी एक स्पंज कंटेनिंग प्रोडक्ट है, जिसे कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टुडे से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कंटेंट क्या होता है, तो आप बता सकते हैं 1000 मिलीग्राम इसके अंदर नॉन ऑक्सीनॉल 9 साल्ट रहता है। टुडे जो कि एक स्पंज कंटेनिंग सॉफ्ट डिस्पोजेबल स्पंज है, जिसे वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और ये लगभग 24 घंटे तक इफेक्टिव रहता है, और इसके अंदर नॉन ऑक्सीनॉल 9 1000 mg रहता है। ये सभी चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेंगी, पूछी जा सकती हैं। और ये भी याद रखिएगा, ये जो नॉन ऑक्सीनॉल 9 साल्ट है, ये स्पर्मीसीडल होता है, यानी कि इट किल्स स्पर्म। ये स्पर्म्स को किल करने का काम करता है, और इसी वजह से इससे कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट जनरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इंफेक्शन इज बाय। किसी भी इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करने का सबसे प्रभावी तरीका, यानी इन्फेक्शन को फैलने से रोकने हेतु सबसे उपयोगी मेथड कौन सा है? हैंड हाइजीन, पीपीएफ, वियरिंग ग्लव्स, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स। बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम्स में भी इसे कई बार पूछा गया है। द राइट आंसर इज हैंड हाइजीन। यदि आप पेशेंट की केयर के दौरान
हाथों को पूरी तरह से साफ रखते हैं, बार बार हैंड वॉशिंग करते हैं, हैंड रब का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से आप हैंड हाइजीन को मेंटेन करते हुए इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। और हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज function of an emergency trolley drug epinephrine for shock patient is। इमरजेंसी ट्रॉली के ऊपर जो एपिनेफ्रिन ड्रग प्रेजेंट होती है उसे शॉक पेशेंट को क्यों दिया जाता है, ये आपको बताना है। अगर किसी पेशेंट को शॉक हो जाए तो उसे एपिनेफ्रिन क्यों दी जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी टैकीकार्डिया करवाने के लिए, ऑप्शन डी रिड्यूस कार्डियक आउटपुट करवाने के लिए। एपिनेफ्रिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई ऐसी ड्रग दे दी गई जिससे उसे एलर्जी हो गई, और एलर्जिक रिएक्शन को आप एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कह सकते हैं। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन या फिर इसे एनाफाइलैक्टिक शॉक कंडीशन कहा जा सकता है। और जब भी क्लाइंट के अंदर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन या एनाफाइलैक्टिक शॉक जैसी कोई कंडीशन होती है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हम उसे एड्रेनलिन ड्रग देते हैं। एड्रेनलिन ड्रग देते हैं। इस एड्रेनलिन ड्रग को ही आप एपिनेफ्रिन ड्रग के रूप में जानते हैं। इस ड्रग के द्वारा कार्डियक आउटपुट या कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही क्लाइंट में आप एपिनेफ्रिन ड्रग देते हैं, ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन पावर को बढ़ा देती है, हार्ट रेट को बढ़ा देती है, जिससे कि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है और सभी वाइटल ऑर्गन्स तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचने लगता है, जिससे क्लाइंट की लाइफ सेव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO declared that smallpox has been eradicated in। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्मॉल पॉक्स डिजीज को किस वर्ष इरेडिकेटेड डिक्लेयर किया गया था? मई 78 को, सितंबर 1984 को, मई 1980 को, जुलाई 87 को। किस साल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स डिक्लेयर किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, 8 मई 1980 को स्मॉल पॉक्स डिजीज को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इरेडिकेटेड डिक्लेयर किया गया था। किसी भी डिजीज को हम इरेडिकेटेड तब मानते हैं जब उस डिजीज का ना तो कोई पेशेंट मौजूद हो इस पूरे वर्ल्ड में और ना ही उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मौजूद हो। तो स्मॉल पॉक्स सिर्फ एकमात्र ऐसी डिजीज है जिसे हम इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर पाए हैं। स्मॉल पॉक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यदि आप किसी CHO एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज से होने वाली डिजीज कंडीशन है और इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को आप वेरियोला वायरस के रूप में जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, स्मॉल पॉक्स का जो कॉज है वो है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के द्वारा ये डिजीज कंडीशन होती है और ये एकमात्र ऐसी डिजीज कंडीशन है जो कि परमानेंट स्कार छोड़ती है। इट लीव्स परमानेंट स्कार, यानी इस डिजीज के होने पर स्किन के ऊपर परमानेंट निशान के रूप में देखने को मिलते हैं।
अगर आपसे इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं ये 7 से 14 दिनों के बीच का होता है। और स्मॉल पॉक्स डिजीज का अगर आपसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि ये ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट द्वारा ट्रांसमिट होती हैं, यानी स्नीजिंग, कफिंग और लाउड स्पीकिंग के दौरान जो बारीक बूंदें निकलती हैं माउथ से, उसके थ्रू ट्रांसमिट होती है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में इस डिजीज का लास्ट केस कब कहाँ पर मिला था, तो आप बता सकते हैं बिहार के अंदर 1975 में 1975 में बिहार स्टेट के अंदर इसका लास्ट केस देखने को मिला था। और इंडिया के अंदर 1977 में इसे इंडिया को 1977 में स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर किया गया था। और वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे विश्व में इस स्मॉल पॉक्स का आखिरी केस कहाँ मिला था, तो आप बताएंगे सोमालिया, अफ्रीका, 1977 को वहां पर इसका लास्ट केस देखने को मिला था। और इरेडिकेशन की डेट आपको बताई दी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 मई 1980। यहां से ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। A nurse must establish and maintain an airway in a client who has experienced a near drowning in the ocean. For which potential danger should the nurse assesses the client? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति समुद्र में डूब जाए, ओशियन में ड्रॉइंग हो जाए, तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप इस पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करेंगे, उसे प्रोन पोजीशन देकर उसके बैक एरिया पे प्रेशर जनरेट करेंगे ताकि जो जितना भी वाटर उसने लंग्स के अंदर इनटेक किया है वो बाहर आ सके। इस प्रोसेस को करने के बाद इस पेशेंट में जो कि पानी में डूबा था, कौन सा फर्दर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है जिसके बारे में हमें तुरंत असेसमेंट करना चाहिए। ऑप्शन ए एल्किलोसिस, ऑप्शन बी रीनल फेलियर, ऑप्शन सी हाइपरवॉलीमिया, ऑप्शन डी पल्मोनरी एडिमा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी पल्मोनरी एडिमा। जब कोई व्यक्ति समुद्र के पानी में डूबता है तो समुद्र का पानी जिसमें साल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब क्लाइंट द्वारा एस्पायरेट किया जाता है, लंग्स के अंदर इनहेल कर लिया जाता है, तो उस समय अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण लंग्स के आसपास जितना भी फ्लूइड मौजूद है टिश्यू स्पेसेस में, वो सभी लंग्स के अंदर आ जाता है, जिससे क्लाइंट के अंदर पल्मोनरी एडिमा जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। पल्मोनरी एडिमा का सिंपल मीनिंग है कि क्लाइंट के लंग्स के अंदर फ्लूइड कंटेंट का बहुत ज्यादा प्रेजेंट होना, जिसके कारण वो प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा, और इस पोटेंशियल डेंजर के होने की संभावना ड्राउनिंग पेशेंट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लेफ्ट पैलेट इज आइडियली रिपेयर्ड एट। क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप की कंडीशन को जनरली किस एज में रिपेयर करना सबसे सही माना जाता है? 6 महीने से 8 महीने की उम्र के दौरान, 6 सप्ताह से 8 सप्ताह की उम्र के दौरान, 6 साल से 8 साल की उम्र के दौरान, या फिर जन्म के पहले सप्ताह में? किस समय क्लेफ्ट लिप का रिपेयर सबसे सही माना जाता है? The right answer is option A, between 6 months to 18 months। जब बच्चे की उम्र 6 महीने से 18 महीने की हो, उस दौरान क्लेफ्ट पैलेट को रिपेयर करने के लिए सबसे फेवरेबल टाइम सर्जन्स द्वारा, प्लास्टिक सर्जन्स द्वारा यूज किया जाता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये क्वेश्चन सभी अच्छे लगे होंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा।
इसी तरह के रेगुलर वीडियो अपडेट देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।